प्रधानमंत्री ने कहा, बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ी है देश की संसद। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुआ लोकसभा का मॉनसून सत्र। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद माओवादियों के खिलाफ तेज होगा ऑपरेशन। मुख्यमंत्री ने की फील्ड प्लान की समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 63,000 के पार। रायपुर के 29 केंद्रों पर होगी निःशुल्क जांच। और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ संसद मजबूती से उनके साथ खड़ी है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में डटे हैं और सभी सांसद सैनिकों के समर्थन में एकजुट हैं। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन का पथ चुना है। श्री मोदी ने कहा कि सभी एहतियाती निर्देशों का पालन किया जाएगा और जब तक कोविड वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक इन उपायों में कोई कमी नहीं होगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें
जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। संसद सत्र के पहले दिन आज लोकसभा की कार्यवाही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सांसद एच वसंत कुमार, जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज तथा लालजी टंडन, अजीत जोगी और चेतन चौहान सहित 13 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसका वैज्ञानिक आधार तथा उसकी मौलिकता और उसकी सरलता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से हिंदी और अन्य भाषाओं का समानांतर विकास होगा। उन्होंने देशवासियों से अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी के संवर्धन और संरक्षण में योगदान की अपील की। श्री शाह ने हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में योगदान देने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता, सुबोधता और स्वीकार्यता भी है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वो ही लिखा जाता है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के लिए ई टूल्स सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभाग द्वारा निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल कंठस्थ का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित की जा सके। हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी हमारी विविधता में एकता को पुष्ट करती है। हिंदी सर्वसुलभ और सहज ग्रहणीय भाषा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सहजता और सुगमता का होना आवश्यक है, जो कि हिंदी भाषा में है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता में अनेकता हिंदी भाषा की ही देन है। हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को पहले भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत अपनाया गया, जिसके बाद हिंदी भाषा जनसंचार का माध्यम बनती चली गई और इसका महत्व बढ़ता गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारिश के बाद माओवादियों के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन की राज्य पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस के अफसर पड़ोसी राज्य और केंद्रीय बलों के साथ तालमेल बढ़ाने तथा अपने इंटेलिजेंस इनपुट को भी मजबूत करें ताकि ऑपरेशन के दौरान नुकसान कम हो। अपने निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास तेजी से हो, इसके लिए माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज करना होगा। बैठक में अधिकारियों ने माओवादियों के खिलाफ बनाए गए फील्ड प्लान की प्रस्तुति भी दी। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव आरपी मंडल, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर अतिरिक्त बटालियन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 63,000 को पार कर गई है। रविवार देर रात तक कोरोना से 2,228 नए पॉजिटिव केस चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक रायपुर जिले के 621 मरीज शामिल हैं। वहीं रविवार को ही कुल 13 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के दौरान रोजाना 2000 से अधिक कोरोना के मरीज मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। रविवार को जिन जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं उनमें बिलासपुर से 309, राजनांदगांव से 253, रायगढ़ से 150, बलौदाबाजार से 108, दुर्ग से 79,
कोरबा से 76, जांजगीर चांपा से 64, बालोद से 60, मुंगेली से 59, महासमुंद से 57, सूरजपुर से 52, दंतेवाड़ा से 43, बेमेतरा व गरियाबंद से 36, कांकेर से 32, गौरेला, पेंड्रा मरवाही से 18, जशपुर से 13, बस्तर से 12, सुकमा से 7, नारायणपुर से 6 और कबीरधाम से 2 मरीज शामिल हैं। वहीं अब तक कुल 28,195 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि होम आइसोलेशन की अवधि पूरा कर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,736 हो गई है। वहीं अगर देश की बात करें तो भारत में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 78% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 77,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.64% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल हैं। इसी तरह विश्व में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,85,00,000 तक पहुंच गई है, जिनमें से 9,16,955 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रायपुर में 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लालपुर अस्पताल में 100 बेड, आयुर्वेदिक अस्पताल में 400 बेड और ESIC अस्पताल में 60 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में भी ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल 30,270 बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर सैंपल संकलित कर निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। इन जांच केंद्रों में कोरोना के संभावित मरीज या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोग इन केंद्रों में सैंपल देकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं। रायपुर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा, लाभांडी और उरला के साथ ही शंकर नगर से विधानसभा जाने वाले मार्ग स्थित बाल आश्रय स्थल, गुढ़ियारी के सियान सदन, चंगोरा भाटा के सांस्कृतिक भवन, भनपुरी में मितानिन भवन, जिला अस्पताल पंडरी, कालीबाड़ी टीबी अस्पताल और बिरगांव के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। इन स्थानों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी संदिग्ध मरीज अपनी जांच करवा सकता है। इधर अंबेडकर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुंदरानी ने कहा है कि कोरोना का पता लगाने के लिए किए जाने वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो मरीजों को दोबारा RT-PCR टेस्ट या ट्रू नॉट टेस्ट नहीं कराना चाहिए, बल्कि तत्काल चिकित्सक की निगरानी में कोरोना का इलाज शुरू करना चाहिए। इससे मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ेगी और अनावश्यक संसाधन भी खर्च नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह भी अत्यंत आवश्यक है कि टेस्ट कराने के बाद से रिजल्ट आते तक लोगों को घर पर ही रहना चाहिए, तभी हम सब इस बीमारी के संक्रमण से बचे रहेंगे। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में कोरोना के खिलाफ राजनांदगांव की स्वच्छता दीदियां साफ सफाई के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देकर लोगों का मनोबल बढ़ा रही हैं। आपदा के समय ये सभी स्वच्छता दीदियां रोज सुबह कोविड अस्पताल पहुंचकर सफाई में लग जाती हैं और बिना झिझक के साफ सफाई कर कचरा कलेक्शन करती हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वार्डों में जाकर डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करती हैं। पेंड्री स्थित SLRM की सुपरवाइजर रीवा यादव का कहना है कि संकट की घड़ी में वे देश व समाज को सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास कर रही हैं। हमें समय समय पर गाइडलाइन दिया जाता है, जैसे कि कहा जाता है कि पेंड्री जिले की पूरी कोरोना पॉजिटिव को रखा गया है। मेडिकल कॉलेज कोविड-19 हॉस्पिटल जहां से हमारी स्वच्छता दीदी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती है। जैसे कि डॉक्टर कॉलोनी है, वहाँ पे स्टाफ नर्स हैं और कोविड-19 है, जिला चिकित्सालय है, हॉस्टलें हैं, बॉयज हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं। वहाँ से स्वच्छता दीदी कंधे से कंधे मिलाकर डॉक्टर से नर्स स्टाफ से पूरी कंधे से कंधे मिलाकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती है। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक का कहना है कि स्वच्छता दीदियों के इस जज्बे की शहरवासी काफी सराहना कर रहे हैं। उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। समाज के प्रति इनकी सेवाएं सराहनीय हैं। तो नगर पालिक निगम की चूँकि बेसिक कार्य है स्वच्छता साफ सफाई, और इसमें हमारे स्वच्छ भारत मिशन के
जो स्वच्छता दीदियाँ हैं जो प्रत्येक घर और दुकान से कचरे ले जाते हैं और ले जा करके निकटस्थ मणिकांचन केंद्र, जिसको हम SRMC सेंटर कहते हैं, वहाँ पर इसका सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग करते हैं। उनका स्वच्छता दीदियों की मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज शहर के साथ साथ कोविड अस्पताल भी स्वच्छ एवं सुंदर लगने लगा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विभिन्न आयामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2020 तक स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण संचालित किया गया। इस दौरान गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रदेश में 35,23,000 घरेलू शौचालय बनाए गए। वहीं मिशन के दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक गांव को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गांव और राष्ट्रीय राजमार्गों में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की योजना है। पंचायत मंत्री ने बताया कि गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में 16 लाख रुपए की लागत से शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां प्लास्टिक, सूखा और गीला कचरा को अलग अलग कर उनका समुचित प्रबंधन किया जाएगा। वहीं श्री सिंहदेव ने आज स्टेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में कोरोना संक्रमण के हालातों की समीक्षा की, जिसमें ऑक्सीजन के प्लांट सभी मेडिकल कॉलेजों में लगाए जाएंगे और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। बड़ा निर्णय कमेटी ने लिया है। सभी अधिकारियों ने ये सहमति जताई कि ऑक्सीजन के प्लांट हमको हर मेडिकल कॉलेज में तत्काल स्थापित करने हैं। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज, 6 जो चल रहे हैं और 3 जो नए बनेंगे, ये 9 जिले में ऑक्सीजन प्लांट, ताकि हमको यहाँ न भागना पड़े, वहाँ न भागना पड़े। ये 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच का आ सकता है। उसका जो भी प्राइस आएगा, टेंडरिंग उसकी हो जाएगी। 5 दिन के अंदर टेंडर करके हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये स्थापित हो जाए। तो एक बड़ा निर्णय हुआ है। साथ ही HDU के बिस्तर हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 100 हों और जिला अस्पताल में 30 हों, इस पे भी चर्चा हो रही है। और कैसे इसको फंडिंग करके कहाँ से इसको जल्दी चालू अब किया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात हो रही है। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाने के साथ उपचार की व्यवस्था में भी विस्तार किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।